तो सर जैसा कि हम सभी को मालूम है कि इजराइल और यूएस का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था ईरान के ऊपर, जहां पर ईरान इजराइल और यूएस मिलिट्री बेसिस पे अटैक कर रहा था। तो इस बीच में हमने कुछ ऐसे विजुअल भी देखे थे जहां पर अताउल्ला अली खमानी, जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके रेजिडेंशियल कंपाउंड एरिया में भी बम्बार्डिंग हुई थी। और अब बात कंफर्म हो चुकी है कि 86 की एज में अताउल्ला अली खमानी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जो कि सुप्रीम लीडर थे ईरान के, क्योंकि इस अटैक के अंदर उनकी भी जान गई है। ये एक टारगेटेड अटैक था उनके ऊपर, जिसकी वजह से अब उनकी डेथ कंफर्म हो चुकी है। इस अटैक के अंदर ना सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर की जान गई है, बल्कि कुछ हायर ऑफिशियल्स की भी जान गई है, क्योंकि वो उस बिल्डिंग में मौजूद थे। इनके फैमिली मेंबर्स की भी जान गई है, वो भी वहीं पर मौजूद थे। यहाँ पर ईरान से कुछ मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है। कुछ लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी लंबे वक्त से प्रोटेस्ट कर रहे थे ईरान के अंदर, तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बाकी के लोग दुख भी मना रहे हैं ईरान के अंदर। तो यहाँ पर एक मिक्स्ड रिएक्शन है। इंटरनेशनल लीडर्स में से अभी तक व्लादिमीर पुतिन ने ही इस अटैक का कंडेम किया है फिलहाल के लिए। शायद इस वीडियो के बनने तक और कुछ लीडर कह दे कि भाई ये निंदनीय अटैक हुआ है यूएस और इजराइल की तरफ से। अब इस अटैक के ऊपर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये खमानी, जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, ये बंकर में क्यों नहीं गए थे जब इतने ज़्यादा भयंकर अटैक हो रहे थे यूएस और इजराइल की तरफ से। वो एक सोचने वाली बात है, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान की एक छोटी सी वॉर हुई थी मई महीने में 2025 के, तो उस वक्त में भी पाकिस्तान के पीएम और इसी के साथ साथ इनके जो फील्ड मार्शल हैं आज की डेट में, आसिम मुनीर, वो बंकर में छुप गए थे इतनी सी 2-4 दिन की इस वॉर के अंदर, जहां पर ड्रोन लॉन्च किए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी बम्बार्डिंग होने के बावजूद भी खमानी बंकर के अंदर नहीं गए। वो एक सोचने वाली बात हो जाती है। शायद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाइटली ले लिया था इजराइल और यूएस के अटैक को। यहाँ पर ईरान ने यूएस और इजराइल के इस मिसाइल और ड्रोन अटैक के बाद में इजराइल और यूएस के मिलिट्री बेसिस के ऊपर और ज़्यादा अटैक करना चालू कर दिया है। वो अब एक रिवेंज मोड में है, वो रिटेलिएशन कर रहे हैं। यहाँ पर बेशक से उनके सुप्रीम लीडर की जान जा चुकी है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो अपने सुप्रीम लीडर की डेथ का बदला लेगा। ये उनका लेजिटिमेट राइट और ड्यूटी बन चुकी है। इसी के साथ साथ वहाँ पर 40 दिन का शोक मनाने का भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, और यहीं पर गल्फ रीजन के अंदर मिसाइल, एयर डिफेंस सभी कुछ एक्टिव हो रखा है। काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजन भी जगह जगह पर होता जा रहा है। नई नई वीडियोस हमारे सामने आ रही है, जो कि सिविलियंस दिखा रहे हैं कि ये देखो मिसाइल्स देखने को मिल रही है, यहाँ पर एक्सप्लोजन हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी अब एक तरीके से डिस्टर्ब किया जा रहा है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर वार्निंग भी दी गई है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ वीडियोस कुवैत से भी आ रही है, जहाँ पर यूएस का F-15 फाइटर जेट गिर रहा है आसमान की ऊंचाइयों से, और इसके अंदर से पायलट भी इजेक्ट हो जाता है, जिसको ईरानियन फोर्सेस अरेस्ट कर लेती है या फिर डिटेन कर लेती है, क्योंकि जैसे ही वो गिरते हैं तो उनका आइडेंटिफिकेशन होनी है। तो वो किए गई है प्रक्रिया, जहां पर ये सेफली लैंड हो गए हैं। करीबन 6 पायलट थे जो कि सेफली इजेक्ट हो गए थे F-15 फाइटर जेट्स से, क्योंकि यहाँ पर कुवैत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसी ने अटैक कर दिया था यूएस के फाइटर जेट्स के ऊपर, जिसके बाद में धीरे धीरे गिरने लगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ फाइटर जेट्स हैं जिनके ऊपर ये एयर डिफेंस सिस्टम काम कर गया और ये नीचे गिरते चले गए, जिसके बाद में सेफली वो जो पायलट थे वो इजेक्ट हो गए थे, और उनको डिटेन या अरेस्ट जो भी बोलते हैं वो कर लिया है। और उसके बाद में बाकी की जो प्रक्रिया होती है वो तो हमें आगे चल के मालूम चलेगी। लेकिन कुवैत के अंदर यूएस के भी कई सारे ट्रूप्स हैं, करीबन 13,500 ट्रूप यूएस के कुवैत के अंदर भी हैं, और वहाँ पर कई सारे यूएस के मिलिट्री बेसिस भी हैं, जिसकी वजह से ईरान कुवैत पे भी अटैक कर रहा है, जहाँ पे यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं। और यहाँ पर दोस्तों कुछ विजुअल्स ऐसे सामने निकल कर आ रहे हैं कि ईरान शायद अपनी कुछ पावरफुल मिसाइल्स का भी अब यूज़ करना शुरू कर चुका है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल के 10 से भी ज़्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल से बचकर वो निकल गया। इतनी तेज़ स्पीड में वो अब अपने टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि शायद ये अपनी फतेह मिसाइल का यूज़ कर रहे हैं, जो कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको हाइपरसोनिक टाइप का मिसाइल भी कहा जा सकता है, जो कि मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जानी जाती है, और इसी के साथ साथ डिफेंस सिस्टम को भी बाईपास कर सकती है। क्योंकि इस फुटेज में साफ देखने को मिल रहा है कि इस मिसाइल को टारगेट बना के 10 से भी ज़्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल से निकली थी इसको टारगेट करने के लिए, लेकिन ये उनसे बच निकलकर अपने टारगेट पे हिट कर जाती है। Oh my God. Oh my God, here they come. That's right in the center. Another one, and another one.
यहाँ पर दोस्तों अभी कुछ मिनटों पहले ही यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगसेट ने कहा है कुछ इस तरीके से खमाने की डेथ के ऊपर। हालांकि डायरेक्टली उनको कुछ नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर तुम हमारे बारे में ऐसा सोचते हो कि हमें डरा दोगे, हमें मार दोगे, तो हम तुमको ढूंढ कर मारेंगे और ये जो डेथ होगी वो गिफ्ट होगी हमारी तरफ से। Turns out the regime who chanted death to America and death to Israel was gifted death from America and death from Israel. और यहाँ पर दोस्तों एक और न्यूज़ सामने आ रही है कि यूएस के मल्टीपल जेट्स तो क्रैश हुए ही हुए हैं, इसी के साथ साथ ईरान ने अब सऊदी के अरमाको ऑयल फैसिलिटी के ऊपर भी अटैक कर दिया है, जो कि शायद अमेरिका से ही रिलेटेड है, जिसकी वजह से यहाँ पर अमेरिका से रिलेटेड अमेरिकन डेटा सेंटर पे भी अटैक किया है यूएई के। और इसी के साथ साथ सऊदी के ऑफिशियल्स ने कहा है कि यूएस ने सऊदी अरेबिया को बिल्कुल अबेंडेंट कर दिया है, मतलब हमें अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि इन्होंने रीडायरेक्ट कर दिए हैं एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और हमको बिल्कुल ही ऐसा छोड़ दिया है। तो गल्फ स्टेट अब कह रहे हैं कि अमेरिकन मिलिट्री बेसिस की वजह से हमारे ऊपर भी अटैक हो रहे हैं और हमको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है इन अटैक्स के चलते, क्योंकि इन द एंड हो तो हमारी कंट्री के ऊपर ही रहे हैं, चाहे वो अमेरिकन फैसिलिटी के ऊपर हो रहे हो, चाहे वो अमेरिकन मिलिट्री बेसिस के ऊपर हो रहे हो, या फिर जो भी अमेरिकन से रिलेटेड है, जैसे कि अमेरिका का डेटा सेंटर हो गया, उन पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन हो हमारी कंट्री के अंदर रहे हैं और प्रोटेक्ट इजराइल को किया जा रहा है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को वहां पर रीडायरेक्ट करके। दोस्तों आपको हैरानी हो जाएगी ये सुन के कि मुंबई के अंदर जो धारावी है उस स्लम एरिया को दिखाने के लिए जो गाइड होते हैं वो टूरिस्टों से, जो फॉरेन से आते हैं, उनसे करीबन 15,000 रुपए चार्ज करते हैं पर पर्सन। मतलब कि अगर 4 फॉरेनर धारावी के अंदर घूम रहे हैं तो वो 60,000 रुपए कमा रहे हैं 2 घंटे, क्योंकि 2 घंटे के टूर के ऊपर वो इतने रुपए चार्ज करते हैं। मतलब रफली 15,000 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं धारावी के अंदर घुमाने के लिए। अब यहाँ पर ये जो पैसा गाइड ले रहा है वो किसी और को दे रहा है नहीं दे रहा, वो बात अलग हो जाती है, लेकिन इतने सारे पैसे चार्ज किए जाते हैं यहाँ पर टूर गाइड अगर आपको घुमाता है धारावी के अंदर। दोस्तों 28 जनवरी को अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया था, जिसके अंदर 5 लोगों की उनके साथ में ही मौत हो गई थी। यहाँ पर एक वीडियो शेयर की जा रही है अजीत पवार के बेटे द्वारा, जिनका नाम अजय पवार है। उन्होंने कहा है कि इस वीडियो में साफ साफ देखने को मिल रहा है कि एक पायलट सीट पे, जो कि को पायलट की सीट है, उस पर एक सिविलियन या पैसेंजर बैठा हुआ है, जो कि एक्चुअली में VSR वेंचर के ओनर रोहित सिंह है। वो उस पर बैठे ही नहीं है बल्कि वो सो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। इनका कहना है कि भैया को पायलट की सीट पर कोई कैसे नींद ले सकता है, कोई कैसे सो सकता है, कोई कैसे अन यूनिफॉर्म के अंदर बैठ सकता है। अगर चलो ये पायलट भी हैं मान लेते हैं, तो ये अन यूनिफॉर्म में कैसे बैठे हो सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने DGCA से एक्शन की मांग करी है कि आसमान में इतनी ऊंचाई पे ऐसी हरकत कैसे बर्दाश्त की जा सकती है। इसी के साथ साथ VS वेंचर के सारे ही एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करने की बात की गई है कि उनको टेक ऑफ नहीं करने दिया जाना चाहिए, उनको उड़ने नहीं दिया जाना चाहिए जब तक यहाँ पर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती अजीत पवार की मौत के ऊपर। और इसी के साथ साथ रोहित सिंह, जो कि VSR वेंचर के ओनर हैं, उनको भी अरेस्ट करने की मांग की गई है कि ये कैसे सो सकते हैं को पायलट की सीट पे। दोस्तों पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स के ऊपर एक हैवी फाइनेंशियल फाइन लगा दिया है कि भैया तुमने परफॉर्मेंस नहीं करी है T20 वर्ल्ड कप के अंदर, और खासतौर पे इंडिया के सामने जो मैच था उसके अंदर भी तुमने परफॉर्मेंस नहीं करी है, जिसकी वजह से 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस का फाइन लगाया गया है हर एक प्लेयर के ऊपर जिसने परफॉर्म नहीं किया। खासतौर पे जो बड़े प्लेयर हैं, चाहे वो बाबर आजम हो, शाहीन अफरीदी हो, शादाब खान हो, या फिर सलमान अली आगा हो, इन सभी के ऊपर फाइन लगाया गया, और जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है उनके ऊपर शायद फाइन नहीं लगाया गया। यहाँ पर PCB का कहना है कि भैया यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इन प्लेयर्स को अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, और अगर नहीं लेते हैं तो फिर ये इनका खेलना भी नहीं बनता है। तो फिलहाल के लिए इनके ऊपर फाइन लगाया गया है, जो कि इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो 15 से 16 लाख रुपए का फाइन लगा है कि भैया अब से अगर तुम परफॉर्म करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे, और परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट भी दी जाएगी। इस तरीके की चीज़ की गई है PCB के द्वारा। खासतौर पर जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने इस तरीके का इनिशिएटिव लिया है कि भैया अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो फाइन लगना ही लगना है तुम पे। तो एक प्रेशर बना रहे हैं कि भैया परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी वरना तुम्हें फाइन देना पड़ेगा।